नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स आरा में। आज हम लोग 9 जुलाई की करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक चर्चा में रहे हैं। तो पहला टॉपिक है पोषण ट्रैकर, दूसरा टॉपिक है AISHE 2023-24 की रिपोर्ट जो कि उच्च शिक्षा के संबंध में है, और तीसरा टॉपिक है ब्रह्मानंद मंदिर का जीर्णोद्धार, और चौथा टॉपिक है पिनाका निर्देशित रॉकेट प्रणाली। अब हम लोग इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है पोषण ट्रैकर, जो कि GS पेपर 2 से शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय से संबंधित है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? तो MOWCD ने इसके द्वारा की गई रियल टाइम निगरानी की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है इसने, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। तो पोर्टल की पृष्ठभूमि की बात करें तो पोषण ट्रैकर को मार्च 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल गवर्नेंस टूल के रूप में लॉन्च किया गया था। यह आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों और पोषण वितरण को लाभार्थियों की स्वास्थ्य स्तरों की रियल टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है। मिशन पोषण 2.0 का आधार, यह सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का केंद्रीय डिजिटल स्तंभ है। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यबोझ को कम करने के लिए पूर्व के 11 भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। पोषण ट्रैकर का तकनीकी ढांचा, सहयोग और तकनीकी विकास। इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन की तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक मजबूत ICT अनुप्रयोग है जो कि सभी स्तर पर पारदर्शिता और सुदृढ़ शासन प्रणाली स्थापित करता है। आधार प्रमाणीकरण, प्रणाली में डुप्लीकेसी और लीकेज को रोकने के लिए आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है। अब तक 94% से अधिक सक्रिय लाभार्थियों के रिकॉर्ड्स को सफलतापूर्वक सत्यापित किया जा चुका है। निगरानी के प्रमुख पोषण संकेतक, पोषण ट्रैकर केवल खाद्यान्न वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के विकास की गहराई से निगरानी करता है। शारीरिक विकास मापन, यह बच्चों की स्टैंटिंग और वेस्टैंडिंग को कम वजन की वास्तविक समय में निगरानी करता है। शम और मम की पहचान, यह गंभीर रूप से कुपोषित और मध्य कुपोषित बच्चों की तुरंत पहचान कर त्वरित स्वास्थ्य सहायता की राह आसान करता है। WHO को दिशा निर्देश का एकीकरण, डेटा सत्यापन और मानकों के मिलान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाल विकास मानकों का उपयोग किया जाता है। पोषण ट्रैकर का भू मानचित्रण एवं नवाचार, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति जानने के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान के साथ मिलकर लगभग 12 लाख केंद्रों का भू मानचित्रण किया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, राशन और सेवाओं के वितरण की सत्यापिता की जांच करने के लिए प्रायोगिक तौर पर फेस रिकॉग्निशन तकनीकी का उपयोग शुरू किया गया है, जो कि फर्जी हाजिरी पर रोक लगाती है। किशोरियों के लिए योजनाएं,
लक्षित युवा वर्ग। पूर्वोत्तर राज्यों और आकांक्षी जिलों में विशेष रूप में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर की निगरानी पोषण ट्रैकर के माध्यम से की जाती है। पंजीकृत किशोरियां योजना के सुचारू संचालन के कारण पोर्टल पर 22.70 लाख से अधिक किशोरियों का पंजीकरण और ट्रैकिंग की जा रही है, जिससे उनके एनीमिया स्तर में भारी सुधार देखा गया है। माइग्रेशन सुविधा। माइग्रेशन सुविधा, यदि कोई गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली माता एक आंगनबाड़ी केंद्र से दूसरे राज्य या जिले में पलायन करती है तो इसे पोर्टल पर 1 क्लिक माइग्रेशन सुविधा दी गई है, जिससे पोषण चक्र बाधित नहीं होता है। पोषण हेल्पलाइन सेवा, लाभार्थियों की समस्याओं और प्रशासनिक फीडबैक के लिए पोषण हेल्पलाइन 14 40 8 15 का संचालन किया जा रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर शिकायतों को त्वरित निपटान सुनिश्चित हो सके। पोषण ट्रैकर की अब तक की उपलब्धि क्या है? व्यापक पहुंच। देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन पोर्टल पर 10.01 करोड़ से अधिक लोग लाभार्थी पंजीकृत हैं। लगभग 7.7 करोड़ बच्चों का आधार कार्ड आधारित सत्यापन पूर्ण हो चुका है। और पोषण वितरण के आंकड़े क्या हैं? 0 से 5 वर्ष की 6 से 3 करोड़ की वृद्धि की रियल टाइम जांच। 5.5 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को कम से कम 15 दिनों तक पूरक पोषण प्रदान किया गया है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड PYQ देखेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत किए जा रहे हस्तक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट 1 है, यह पूर्व विद्यालय बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधी कैल्शियम अनुपूरण प्रदान करता है। और ऑप्शन 2 है, यह प्रसव के समय गर्भनाल को देर से काटने के लिए एक अभियान चलाया जाता है। और ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है, यह बच्चों और किशोरों के लिए नियमित कृमिनाशक दवा उपलब्ध कराता है। और ऑप्शन 4 है, यह स्थानिक क्षेत्रों की एनीमिया की गैर पोषण संबंधी कारणों को संबोधित करता है, जिसमें मलेरिया है, हीमोग्लोबिन और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन राइट हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, केवल 3 कथन सही हैं और स्टेटमेंट 1 गलत है। रणनीतिक सतह पर आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण प्रदान किया जाता है, ना कि कैल्शियम अनुपूरण, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो भारत सरकार की पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन की सहायता से विकसित किया जा रहा है। स्टेटमेंट 2 है, यह वास्तविक समय में बच्चों की शारीरिक विकास की निगरानी के लिए WHO द्वारा बाल विकास मानकों का उपयोग करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन राइट है? तो स्टेटमेंट बी राइट है। स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है? इसे मोबाइल एप्लीकेशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित और संचालित किया गया है, ना कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है।
अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे और AISH 2023-24 की रिपोर्ट। ये टॉपिक GS पेपर 2 से शिक्षा और मानव संसाधन विकास से संबंधित है। और ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। तो AISH सर्वेक्षण क्या है? अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण को वर्ष 2011 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं की वास्तविक स्थिति को मापने के लिए शुरू किया गया था, जब भारत की उच्च शिक्षा नीति निर्माण के लिए सबसे बड़ा और विश्वसनीय डाटा स्रोत माना जाता है। सर्वेक्षण का दायरा क्या है? इस बार का डेटाबेस 62,533 उच्च शिक्षण संस्थानों से विस्तृत जानकारी एकत्रित कर तैयार किया गया है। सर्वेक्षण में भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की भागीदारी दर 90% से अधिक रही है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन के आंकड़े, तो 4.5 करोड़ कुल छात्र नामांकन है 2023-24 के सत्र में। ऐतिहासिक विकास दर, भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र में छात्रों के नामांकन के नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2014-15 में 3.42 करोड़ की तुलना में कुल नामांकन 31.5% की शानदार वृद्धि हुई है। यह शिक्षा के प्रति बढ़ते सामाजिक रुझान और सरकारी योजनाओं की सफलता को दर्शाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक GPI का मूल्य वर्ष 2023-24 के दौरान देश का उच्च शैक्षिक लैंगिक समानता सूचकांक 1.08 दर्ज किया गया है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का प्रवेश दर पुरुषों की तुलना में बेहतर है। महिला सशक्तिकरण का प्रमाण, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार 7 वर्षों से महिलाओं की कुल भागीदारी पुरुषों से अधिक बनी हुई है। साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथ शिक्षा में महिला भागीदारी अब बढ़कर 44% हो चुकी है, जो वैश्विक औसत से बेहतर है। सकल नामांकन अनुपात GER क्या है? यह 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की कुल आबादी के सापेक्ष उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रदर्शित करता है। यह देश के उच्च शिक्षा विकास की गहराई को इंगित करता है। वर्तमान GER आंकड़े, वर्तमान भारत का राष्ट्रीय औसत सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 30.0% पहुंच चुका है। यदि लैंगिक आधार पर देखें तो महिलाओं का GER पुरुषों के मुकाबले अधिक मजबूत होकर 31.2% पर आ गया है। सामाजिक समावेशन, अनुसूचित जाति SC का नामांकन वर्ष 2014-15 के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ग के छात्रों के नामांकन में 51.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। उच्च शिक्षा में नामांकित कुल SC छात्रों की संख्या वर्तमान में 69.72 लाख हो गई है। अनुसूचित जनजाति ST नामांकन, सबसे बड़ी उपलब्धि ST छात्रों की देखी गई है, जहां पर वर्ष 2014-15 से अब तक 75.7% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकित ST छात्रों की संख्या 28.83 लाख हो गई है। OBC नामांकन विकास दर, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 के मुकाबले 60% बढ़ गया है। वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल OBC छात्रों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़
के विशाल स्तर पर है। नीतियों का सकारात्मक प्रभाव। आरक्षण नीतियों, छात्रवृत्ति योजनाओं, शुल्क रियायतों के सफल क्रियान्वयन ने वंचित वर्गों को उच्च शिक्षा से जोड़ा है। यह समावेशी भारत और शिक्षा के लोकतांत्रिकरण का सबसे उज्ज्वलंत उदाहरण है। उच्च शिक्षा के शिक्षक कार्यबल के आंकड़े। तो महिला शिक्षकों का बढ़ता अनुपात। देश में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कुल महिला शिक्षकों की संख्या बढ़कर 7.78 लाख हो गई है। यह भारत की कुल उच्च शिक्षण कार्यबल का लगभग 44.9% हिस्सा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था। शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार और योग्य सदस्यों की भर्ती के कारण उच्च शिक्षा गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। महिला अध्यापकों की अधिक संख्या छात्रों के लिए एक अनुकूल रोल मॉडल वातावरण तैयार करती है। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों का भौगोलिक विस्तार। संस्थानों की सघनता। ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में नए कॉलेज खुलने से अब दूर दराज के क्षेत्रों में छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए स्थापित नहीं होना पड़ता है। पंजीकृत महाविद्यालयों की अधिकांश कॉलेज शैक्षणिक, डिजिटल और दूरस्थ शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग मोड से विस्तार की गई कागजी वयस्कों के परिवेश को आसान बनाया है। यह जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड PYQ देखेंगे जो कि 2017 में पूछा गया है। प्रश्न है, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है, स्वयं सेवी संगठनों और सरकारों की शिक्षा प्रणाली तथा स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर 100% साक्षरता प्राप्त करना। और स्टेटमेंट बी जो है, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना। और ऑप्शन सी है, भारत को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शक्ति बनाने के उद्देश्य से भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करना। और ऑप्शन डी है, ग्रामीण और शहरी गरीबों के स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष निधि आवंटित करके उनके कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करके मानव पूंजी का विकास करना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना। अब इसी से रिलेटेड हम लोग PYQ देखेंगे। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंगिक असमानता सूचकांक को मान 1 से अधिक होना उच्च शिक्षा में महिलाओं की अधिक भागीदारी को दर्शाता है। स्टेटमेंट 2 है, सकल नामांकन अनुपात की गणना 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के आधार पर की जाती है। तो उपयुक्त कथन में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? तो स्टेटमेंट 1 राइट है इसका, और स्टेटमेंट 2 गलत है। सकल नामांकन अनुपात की गणना के लिए 18 से 23 वर्ष की आयु का उपयोग मानक रूप से किया जाता है, न कि 15 से 29 का। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, भारत इंडोनेशिया प्रम्बानन परियोजना। तो ये GS पेपर 1 और GS पेपर 2 से संबंधित है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? तो भारत और इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर परिसर की संरक्षण हेतु द्विपक्षीय समझौता किया गया है, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। संयुक्त सांस्कृतिक पहल। भारत सरकार अपनी सांस्कृतिक कूटनीति के तहत इंडोनेशिया के योग्यकर्ता में स्थित 9वीं शताब्दी के प्रम्बानन हिंदू मंदिर परिसर के
जीर्णोद्धार की सक्रिय मदद कर रहा है। ASI की भूमिका भारतीय पक्ष की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ इस परियोजना में शामिल इन्हीं अंगकोर वाट और बमियान बुद्ध जैसी प्राचीन विरासतों के संरक्षण का लंबा अनुभव है। प्रम्बानन मंदिर का ऐतिहासिक और विरासत मताराम साम्राज्य की उत्कृष्ट कृति। इस मंदिर परिसर का निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान मताराम साम्राज्य के शासकों के संरक्षण में किया गया था। यह राजवंश मध्य जावा में हिंदू और बौद्ध दोनों कलाओं के महान संरक्षक के रूप में जाना जाता है। पड़ोसी बोरोबुदूर मंदिर से तुलना। तो प्रम्बानन के ठीक बगल में प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर बोरोबुदूर स्थित है, जो इस क्षेत्र में प्राचीन हिंदू बौद्ध संप्रदाय का सद्भाव और साझा संस्कृति का जीवंत साक्ष्य है। प्रम्बानन की वास्तुकला और शिव मंदिर परिसर के मध्य में 47 मीटर ऊंचा सबसे भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो ब्रह्मांड के संहारक हैं। और विष्णु मंदिर, शिव मंदिर के बगल में ही भगवान विष्णु का मंदिर स्थित है, जो जगत के पालनहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ब्रह्मा मंदिर तीसरा प्रमुख शिखर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का है, जो त्रिदेव का पूर्ण दीवारों पर उकेरे गए भारतीय महाकाव्य रामायण की नक्शी मुख्य मंदिरों की आंतरिक गैलरी की दीवारों पर मंदिर में बनाई गई रामायण महाकाव्य के दृश्यों की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है, जो कि जावा की पारंपरिक कला शैली की ढली हुई है। भगवत पुराण की कथा। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की बाल लीलाओं और भगवत पुराण के प्रसंगों को भी पत्थरों पर जीवंत चित्रित किया गया है, जो दोनों देशों के साझा पौराणिक संबंधों को दर्शाता है। एक्ट ईस्ट नीति का विस्तार। प्रम्बानन परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देश के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को प्रगण करने का उत्कृष्ट माध्यम है। समुद्री व्यापारिक मार्ग। प्राचीन काल में चोल और अन्य राजवंशों द्वारा स्थापित किए गए समुद्री व्यापार मार्ग के माध्यम से यह भारतीय संस्कृति और दर्शन का जावा तथा सुमात्रा में प्रसार हुआ था। यूनेस्को विरासत में संरक्षण की चुनौतियां। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1991 प्रम्बानन को वर्ष 1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह इंडोनेशिया के पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र है। भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं। यह क्षेत्र अत्यधिक भूकंप प्रवण बेल्ट में स्थित है। 2006 के भूकंप में मंदिर को भारी क्षति हुई थी और मुख्य उद्देश्य मंदिर के मूल स्वरूप को बिना बदले उसे भूकंप रोधी शक्ति प्रदान करना। अब इसी से हम लोग रिलेटेड PYQ देखेंगे, जो 2025 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ एक सफल सैन्य अभिनय का नेतृत्व किया,
जो एक शक्तिशाली समुद्री राज्य था और मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों पर शासन करता था। तो ऑप्शन ए है अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है प्रताप रुद्र, और ऑप्शन सी है राजेंद्र चोल, और ऑप्शन डी है विष्णुवर्धन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है चोल, राजेंद्र चोल। ब्रह्मानंद मंदिर आधारित जो है अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो हाल ही में चर्चा में रहे ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को समर्पित एक प्राचीन मंदिर परिसर है। ऑप्शन 2 है, इसका निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी के माताराम साम्राज्य के काल में किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन राइट है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग टॉपिक 4 पढ़ेंगे, पिनाका निर्देशित रॉकेट प्रणाली। तो ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? डीआरडीओ ने चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से गाइडेड पिनाका का सफल परीक्षण किया है, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। ये जीएस पेपर 2 विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा से संबंधित है। स्वदेशी रक्षा तकनीकी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी तकनीकी से विकसित पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। चांदीपुर परीक्षण के मायने, परीक्षण के दौरान रॉकेट ने अपनी सटीकता और सीमा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस परीक्षण में 60 किलोमीटर की न्यूनतम निर्देशित प्रहार क्षमता का सफलतापूर्वक सत्यापन किया गया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या है? तो भगवान शिव के धनुष पर नाम है ये। इस प्रणाली का नाम भगवान शिव के पौराणिक धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है, जो अत्यंत विध्वंसक है। इसे पारंपरिक तोपखाने की तुलना में त्वरित गति से भारी मात्रा में गोलाबारी करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। त्वरित गोलाबारी की क्षमता, पिनाका की एक बैटरी में 6 लॉन्चर वाहन होते हैं, जो मात्र 44 सेकेंड में कुल 72 रॉकेट को दागने की अभूतपूर्व क्षमता रखते हैं। यह दुश्मन के सैन्य ठिकानों और बंकरों को पलक झपकते ही तबाह करने की पूरी क्षमता रखते हैं। पिनाका रॉकेट के विभिन्न संस्करण और उनकी मारक सीमा। तो MK1 और निर्देशित संस्करण। तो पिनाका MK1, इसकी मारक क्षमता लगभग 37 से 40 किलोमीटर तक है, और गाइडेड पिनाका सटीकता बढ़ाने के लिए इसमें गाइडेड किट लगाई गई, जो कि इसकी रेंज 75 किलोमीटर तक बढ़ गई। अब लॉन्ग रेंज और इन हैंड वेरिएंट पिनाका ER, इसकी रेंज को बढ़ाकर लगभग 90 किलोमीटर कर दिया गया है, और पिनाका LRGR वर्तमान में विकसित किए जा रहे इस संस्करण की अधिकतम रेंज लगभग 120 किलोमीटर है। पिनाका की नेविगेशन सिस्टम और निर्यातक क्षमता। तो NAVLC आधारित मार्गदर्शन। निर्देशित पिनाका वेरिएंट सटीक प्रहार सुनिश्चित करने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का उपयोग करता है। यह हवा में ही रॉकेट की दिशा को संशोधित कर लक्ष्य पर सीधा सटीक वार करता है। निर्यात और वैश्विक मांग। पिनाका भारत की स्वदेशी हथियार प्रणालियों में से एक है, जिसकी विदेशों में भारी मांग है। भारत ने आर्मेनिया जैसे देशों को पिनाका प्रणाली का निर्यात किया है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक मील का पत्थर है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड PYQ देखेंगे, जो कि वर्ष 2023 में आया हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बैलिस्टिक मिसाइल अपने पूरे आक्रमण काल में
सब सौनिक गति से जेट संचालित होती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें केवल आक्रमण काल के प्रारंभिक चरण में रॉकेट चालित होती हैं। और स्टेटमेंट 2 है अग्नि बी एक मध्यम दूरी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस एक ठोस ईंधन से चलने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन राइट है? तो ऑप्शन डी इसका राइट है, ना तो स्टेटमेंट 1 और ना ही स्टेटमेंट 2 सत्य है।